दोस्तों प्रीलिम्स नजदीक आए जा रहा है। टाइम बहुत कम बच रहा है, पर हमें बहुत कुछ अभी कवर करना है। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस तो आई होप आपने स्टार्ट कर दिया होगा या कंप्लीट भी कर चुके होंगे। लेकिन जब हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं या फिर एक तरीके से खुद एनालाइज करने की सोचते हैं, तो आपने डेफिनेटली ये चीज नोटिस की होगी कि वहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट समिट से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यहां पर G7 से लेकर के G20 से लेकर के ब्रिक्स से लेकर के आप कॉड, इन सब की बात आज हम डिटेल में करने वाले हैं। कोशिश करूंगा कम से कम समय में मैक्सिमम डिलीवरी हो जाए, आपको अच्छे से चीजें तैयार होकर के आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, अब देखो ये जो समिट्स होंगे और ये जो कुछ भी है, ये मोर और लेस आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, इनको आप अगर अपने दिमाग में रिटेन करते हो तो मेंस में आंसर राइटिंग में भी इनका यूज कर सकते हो। लेकिन मेजर फोकस हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखो आगे बढ़े ना, उससे पहले एक तो आपको ये मैं बता दूं कि PWRLIS की तरफ से जो लोग भी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को एक पुश देना चाहते हैं, तो देखो उन लोगों के लिए ये जो सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है 3.0, ये स्टार्ट हो चुका है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टीम तैयार की गई और वो टीम आप लोगों को पढ़ा रही है अपने अपने डोमेन्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब देखो इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट भी होगी। डेफिनेटली कमेंट्स आएंगे कि भाई वीडियो हो गया तो इसकी पीडीएफ तो कम से कम मिल जाए जिससे कि हम रिवाइज कर सके। तो देखो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे, राइट। अब देखो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर कहें फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को, जो कि इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, न्यूज में भी रहा। तो होता क्या है कि G7 की समिट को 2025 में होस्ट किया गया कनाडा के द्वारा। कनाडा देखो 2025 का प्रेसिडेंट रहा G7 का, ध्यान रखना। वैसे आपको G7 की स्टोरी की बात अगर बताई जाए तो वो पहले हम कवर कर लेते हैं। देखो 1970s में क्या होता है कि एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन बनता है। एक चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है कि कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो कोई ना कोई नया ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली आता ही है। तो 1975 में जब 1970s के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे ना, तो उस टाइम पर G7 की एक तरीके से एक आप कह सकते हो कि नींव रख दी गई थी। फिर उसके बाद में ये जो G7 था, ध्यान रखना G7 ये डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, राइट, जिसमें आपको जनरली देखने को मिल जाएगा फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, राइट, जापान और यूएस, और प्लस में यूरोपियन यूनियन भी आ गई। तो इस तरीके से आप देखोगे ना, तो यहां पर आपको मेंबरशिप अच्छी खासी दिख रही है। अच्छा, कनाडा को कैसे भूल सकते हैं अपन, कनाडा आपका एक और ऐड हो गया, राइट। तो इस तरीके से टोटल ये 7 मेंबर्स हो गए, प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को हम मेंबर के तौर पे काउंट नहीं करते हैं, बट यस, जब भी G7 की मीटिंग होती है तो यूरोपियन यूनियन वहां पर प्रेजेंट डेफिनेटली होते हैं। तो ये ब्लॉक की इमरजेंसी हुई 1975 में, और उस टाइम पर ये G7 ही था। लेकिन क्या होता है कि 1991 में यूएसएसआर का एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो गया, और फिर उसके बाद में यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू किया रशिया ने। तो रशिया की टेंडेंसी थी कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर ली जाए। तो क्या होता है 1998 में रशिया को इस G7 में डाल दिया जाता है और यह ग्रुप बन गया आपका G8। लेकिन समय बीतता है, रशिया को समझ में आता है कि भाई इधर अपनी दाल नहीं गलने वाली, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे में रशिया ने फिर क्या किया, यूक्रेन पे अटैक कर दिया कुछ इश्यूज को चलते हैं। और 2014 में जो अटैक किया उसमें रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला, अभी मैं आपको मैप दिखाता हूं, क्रीमिया को कैप्चर कर लिया। और ऐसे में G8 से माइनस रशिया होकर के अल्टीमेटली G7 फिर से बन गया। ये रशिया को प्यूनिटिव मेजर्स के तहत पनिश करने का एक तरीका निकाला गया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो G7 इस तरीके से ट्रांजिशंस के थ्रू निकल चुका है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो इस ग्रुप की बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और अभी ये जो लेटेस्ट मीटिंग जो रही, ये रही 51st मीटिंग। कौन सी रही जी, 51st मीटिंग। और वैसे आप नोटिस करो तो ये 50th एनिवर्सरी के तौर पे ऑब्जर्व किया गया G7 की इस मीटिंग को, और कनाडा इस बात को बहुत ही ज्यादा प्राउडली फील करवाता है कि भाई हम प्रेसिडेंट रहे इस पर्टिकुलर समिट के दौरान। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये समिट जो ऑर्गेनाइज हुई, ये कनाडा के कैनानास्कीज, ये पर्टिकुलर लोकेशन है। अगर मैं इसको पर्टिकुलर मैप पे हम अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तब आपको यहां समझ में आएगा, ये रॉकीज माउंटेन रेंज का पूरा एरिया है, ठीक है। और इसके ईस्टर्न बेल्ट पर आपको देखने को मिलता है कनाडा का ये कैनेन्साकी, ठीक है। यहां पर ये समिट ऑर्गेनाइज हुई।
और यहां पर आप देख लो ये क्रीमियन पेनिनसुला जिसको रशिया ने इन्वेड किया था 2014 में, जिसके बाद में G8 फिर से G7 बन गया था। ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला की बात करें तो ब्लैक सी के नॉर्थ में ही लोकेटेड है इस क्रीमियन पेनिनसुला, और इधर ये जो रशियन मेनलैंड है इनकी बात करें तो इनको ये इन्होंने एक कवर कर रखा है एक सी को, जिसको सी ऑफ अजोव भी बोलते हैं। और सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करने वाली जो वाटर बॉडी है उसको स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं, क्योंकि कर्च नाम से यहां पर पर्टिकुलर एक लोकेशन भी है, तो उस नाम से यहां पर ये स्ट्रेट ऑफ कर्च के नाम से भी जानी जाती है। तो थोड़ा सा हमें याद रख लेना है कि स्ट्रेट ऑफ कर्च किसको कनेक्ट करती है। तो यहां पर ये आपकी कनाडा की वेन्यू लोकेशन आ गई, ठीक है, कैनानांस की जो लोकेशन है वहां पर। अब क्या है कि यहां पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, वो हमारे लिए जाननी जरूरी है। तो वो थोड़ा सा हम यहां पर समझते हैं कि इंडिया के हिसाब से यहां पर क्या डेवलपमेंट्स हुए। देखो, एक तो क्या है कि जस्टिन ट्रूडो, है ना, जब यहां के पीएम थे कनाडा के, तब इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत वीक चले गए थे, बहुत डाउन चले गए थे। इवन हमारे जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको भी हमने विड्रॉ कर लिया था। फिर क्या होता है कि अभी वहां पर सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद में अब इंडिया और कनाडा रिलेशनशिप को रिवाइव करते हैं और अपने हाई कमिश्नर्स को अपनी अपनी पोजीशंस पे जाने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए। इसके अलावा नेगोशिएशंस की अगर बात करें तो इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में बहुत अच्छी डेवलपमेंट क्या आ रही है कि जो EPTA है, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, दैट इज अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट। ये अपने आप में आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट जो होगी ना, ये आप देखो कि किस तरीके से एक यू टर्न ले लिया है इस पूरे सिनेरियो में, है ना। इसके अलावा G7 की ये जो समिट हुई, इस 51st समिट में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स हुए या फिर कहें आउटकम्स की बात करें तो वो आपको ध्यान रख लेना है। पहला तो ये जो लोकेशन थी कैनानास्कीज, वहां के नाम पर वाइल्ड फायर चार्टर डिक्लेयर किया गया। एक तो ये हमें ध्यान रख लेना है, वाइल्ड फायर चार्टर, ठीक है, ओके जी, वाइल्ड फायर चार्टर आपने डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज के चलते जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वाइल्ड फायर को लेकर के, वो चीजें हम टैकल करेंगे और इसको इंडिया ने एंडोर्स भी किया है। नंबर 2, G7 कंट्रीज मिलकर के क्रिटिकल मिनरल, आपको ध्यान है आज के टाइम पर जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लाना चाहते हैं और उनमें जो मिनरल्स है जिनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया और उसमें मेन टारगेट है कि कैसे भी करके हम सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेंगे, सप्लाई को हम डाइवर्सिफाई करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि चाइना है ना, वो यहां पर अपनी एक डोमिनेंस लेकर के चलता है जो कि मोर और लेस G7 कंट्रीज को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव की बात की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, जिसको बोला गया G7 Gov AI, जिसका मेन टारगेट ये होगा कि कैसे भी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे यूज करना है जिससे कि एक होता ना शेयर्ड बेनिफिट इंश्योर हो सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें हमें शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, शेयर्ड बेनिफिट्स के लिए ये स्टार्ट हुआ। तो हमें G7 के बारे में थोड़ा थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रख लेना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, याद भी रह जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं G7 का, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर आ जाती है सबसे एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल या फिर कहें एक और इंपॉर्टेंट समिट, थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, जो कि फ्रांस के नाइस में ऑर्गेनाइज कराई गई। एक तो आपको वेन्यू ध्यान रख लेना है। इसमें जब ओशन की बात आती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं ना, उनमें हमें 14 नंबर का जो है वो लाइफ अंडर सी की बात करता है, उसको बहुत ज्यादा अटेंशन में रखने की बात यहां पर हुई थी। अब बात यह आ जाती है कि ये जो सारा सिनेरियो है, जैसे थर्ड ये समिट हुई तो इसमें क्या क्या आउटकम्स हुए, कहां पर क्या चीजें नई इनिशिएटिव में लाई गई हैं। तो एक तो हमें ध्यान रख लेना है कि यहां पर जो बातचीत हुई थी उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, दैट इज BBNJ। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, या इसको हम हाई सीज ट्रीटी भी बोल सकते हैं, हाई सीज ट्रीटी भी बोल सकते हैं। तो इस ट्रीटी के ऊपर बड़ा एक एग्रीमेंट डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या है कि अभी तक लगभग 56 कंट्रीज ने इसको मोर और लेस रेटिफाई कर दिया है अभी तक। अगर देखें तो अभी इसकी गिनती लगातार बढ़ रही है। टारगेट है इसमें
कि जिस दिन इस ट्रीटी को 60 से ज्यादा कंट्रीज रेटिफाई कर देंगे, ये ट्रीटी एनफोर्समेंट में आ जाएगी। इंडिया ने साइन तो कर दिया इस ट्रीटी को, लेकिन अभी आप कह सकते हो रेटिफिकेशन नहीं है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन डीपली चल रहा है। अब देखो इस ट्रीटी को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो हुई 2025 की यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, जो कि नाइस में ऑर्गेनाइज हुई, इसके क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो एक तो ये कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसके कंजर्वेशन के लिए एक एफर्ट किया जाए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो समिट हुई थी, ये नो डाउट हुई तो ऑर्गेनाइज फ्रांस में थी, लेकिन फ्रांस के साथ में कोस्टा रिका, ठीक है, इस कंट्री ने अपनी होस्टिंग रखी थी, मतलब दोनों का को होस्टेड ये इवेंट था। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट कि थीम क्या रही। थीम देखो इसकी अगर ध्यान रख सको तो थोड़ा याद रख लेना, मेजरली ओशन से एसोसिएटेड ही रहेगी। एक्सिलरेटेड एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व सस्टेनेबली यूज द ओशन। मतलब एक तरीके से इसमें ओशन कंजर्वेशन के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है मेजरली, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सिलरेटिंग एक्शन एंड mobilizing all actors to conserve and sustainably, आप याद रख लेना, बाकी आपको मैं सस्टेनेबली यूज द ओशन, कैसे भी करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को ध्यान में रखने का मेन टारगेट है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होती है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें इस ट्रीटी को थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। बीबीएनजे ट्रीटी की अगर बात करें तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है बीबीएनजे। अगर बीबीएनजे की बात की जाए ना, बीबीएनजे, तो ये ट्रीटी मोर और लेस साइन हुई थी 2023 में, ठीक है, अडॉप्ट की गई थी। और इसको अडॉप्ट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सी, ठीक है। तो इससे लॉज ऑफ सी यूएन क्लॉज के अंडर में ये ट्रीटी साइन हुई। मेन टारगेट क्या हुआ कि जिस तरीके से हम कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल से दूर चले जाते हैं तो फिर आ जाते हैं हाई सीज। क्या आ जाते हैं जी, आपके हाई सीज, ठीक है। अगर कोस्टल लाइन से आप थोड़ा दूर जाए, मानो हम इंडिया की कोस्टल लाइन की बात करें तो इससे थोड़ा यू बाहर की तरफ निकले, 200 नॉटिकल माइल से आप दूर चले जाएंगे तो हाई सीज आ जाते हैं। और वहां पर जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी, तो सारी वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके तहत ही एक तरीके से कॉन्सेप्ट लाया गया मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टैब्लिश करने की बात, ठीक है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टैब्लिश करने की यहां पर बात की गई। इससे क्या होगा, ओवरफिशिंग ना हो और डीप सी माइनिंग से बचाया जा सके, क्योंकि अभी आपको पता है कि सब अपने अपनी मिनरल रिक्वायरमेंट को इनको एक्सप्लोर करने के लिए लगे हुए हैं, तो ऐसे में कोई ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीबीएनजे के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल डिसाइड किया हुआ है 30/30। इसका मतलब हो गया कि जो ओशनिक वाटर है हमारा ओवरऑल, ठीक है, उसमें ज्यादा भी नहीं ना, तो 30% जो मरीन लाइफ है उसको हम कंजर्व करेंगे, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे बाई 2030। ये इसका मेन टारगेट है। और इसके लिए रेटिफिकेशन का मैंने प्रोसेस बताया ही कि 56 देशों ने लगभग अप्रूवल दे दिया है, रेटिफिकेशन भी दे दिया है। अब इस पे बातचीत और चल रही है, इंडिया की मैंने बता दिया आपको, है ना। ओवरऑल टारगेट क्या है कि कैसे भी करके मरीन लाइफ जो है, मरीन लाइफ को कंजर्व किया जा सके, ये इसका मेन टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रख लेना है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया विंस प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस ऑन June 3, 2025। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। रीजन बीइंग कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसमें मतलब यू देखो अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने ना, जितने भी कंट्रीज, वो आप कहोगे इलेक्शन के बिना ही बन गए। पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां पर प्रॉपर बैलेट बेसिस पर ना, याद रख लेना आप इसको, कि फर्स्ट टाइम बैलेट बेसिस पर यहां पर इलेक्शंस हुए और उसके आधार पर, और फिर यहां पर इंडिया को वोट मिलते हैं 61.7% वोट्स। और इंडिया अल्टीमेटली 2025 से 28 के लिए लगभग 3 साल का टाइम हो गया, 3 साल के लिए IIAS दैट मींस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का प्रेसिडेंट बन गया है। और यह चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा
एनकरेजिंग हो जाती है। अब IIAS क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखिए कि IIAS क्या है। इसको स्थापित तो किया गया था 1930 में। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। और अगर देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन टारगेट क्या है कि कैसे भी करके हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके जो गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म है उसको इंप्रूव किया जा सके ओवरऑल कंट्रीज में। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज में आप देखो इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका। तो थोड़ा थोड़ा इन मेजर कंट्रीज के नेम हमें याद रख लेने हैं, जिससे पूछा जा सकता है कि IIAS में इंडिया को अभी प्रेसिडेंसी मिली है और कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा फाइनल फिगर की बात करें एब्सोल्युटली तो 31 कंट्री मेंबर्स हैं, 20 नेशनल सेक्शंस हैं, 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स हैं। ये मिलकर के फिर ओवरऑल कोलैबोरेटिवली काम करते हैं कि भाई कैसे भी करके हमें, आप देखो कि गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी आपको यहां पर ऑब्जर्वेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो यहां पर आपको पार्टिसिपेट करती दिखेगी। इसके अलावा यूएन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, यूएन पैन, मतलब ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग को देखा जा रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। राइट, इंडिया इसका मेंबर है 1998 से। ठीक है, और हमें यहां पर रिप्रेजेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये हमें ध्यान रख लेना है, रीजन बीइंग कि इस पे सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन की दो इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में डिस्कशन पे। एक तो हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और फिर बात कर लेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो होता क्या है कि 5 कंट्रीज जो हैं वो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप देखोगे कि नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट होती हैं, आप देखोगे 2025 में। अब थोड़ा सा पहले तो हमें कंपोजिशन को समझना पड़ेगा कि यूएनएससी काम कैसे करती है, थोड़ा सा उस पर हम नजर डालते हैं। देखो यूएनएससी एक 15 मेंबर बॉडी है, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा ही, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। 5 तो इसके परमानेंट होते हैं, 10 इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में तो वो है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विजेता रहे, जिनमें यूएसए आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, फ्रांस के बाद में आपका आ गया जापान आ गया, जापान, ठीक है, सॉरी जापान क्यों बोल रहा हूं मैं, जापान नहीं आया इसमें, फिर यूके, यूएस, फ्रांस, और फिर इसके अलावा आपके मेंबर्स आ जाते हैं रशिया। ठीक है, और रशिया के बाद में फिर चाइना। ठीक है, ये कंट्रीज आपके मेजरली आ जाते हैं। जापान तो खैर हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो कैसे बनेगा, खैर कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गए। अब क्या होता है कि बचे हुए 10 जो हैं वो आप देखोगे कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, है ना। अब उनके अंदर भी क्या सिस्टम होता है कि 2 साल में भी 10 में से 5 जो हैं उनका इलेक्शन अगर 2025 में हो गया तो अगला इलेक्शन उन 5 की जगह कब होगा, 2027 में। और जो मेंबर्स 2024 में इलेक्ट हो गए थे उन 5 मेंबर्स के लिए इलेक्शन होंगे 2026 में। तो इस तरीके से हर साल 5-5 मेंबर बदलते रहते हैं, अगर मोटी मोटी गणित हम लगाए तो ये रहता है इसका सीन। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहां पर कि ये जो 5 मेंबर्स थे ये नए ऐड हो गए, और वो ये जो ऐड हुए हैं उन कंट्रीज की हम बात करें तो इनके नाम थोड़ा सा आप अगर दिमाग में रखना चाहो तो रख सकते हो। एक का नाम है बहरीन, बहरीन आपको पता है वेस्ट एशिया में लोकेटेड गल्फ कंट्री है। इसके अलावा कोलंबिया, कोलंबिया आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट लैटिन अमेरिकन कंट्री। फिर इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डीआरसी आ गया। इसके अलावा लाटविया जो कि यूएसएसआर से निकल करके सेपरेट कंट्री बना, और एक लाइबेरिया। ये कंट्रीज जो हैं ये अभी मेंबर बने हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो 5 मेंबर्स हैं, इधर हम बात कर रहे हैं परमानेंट 5 मेंबर्स की, इनके पास में एक अलग ही पावर होती है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। उसका मतलब क्या होता है कि ये 15 मेंबर्स, टोटल 15 मेंबर मैंने बताया, ये 15 मेंबर्स मिलकर अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं और उनमें से उस डिसीजन को अगर इन 5 में से किसी ने भी ये कह दिया कि जी मैं तो एग्री नहीं करता, तो वो वीटो कर दिया। वीटो का मतलब एक नेगेटिव वोट जिसके चलते बाकी लोग चाहे कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो डिसीजन है वो वहीं पे लैप्स कर जाएगा, खत्म कर जाएगा। तो ये जो है वीटो वाला मामला, ये बड़ा डिस्प्यूटिंग भी है, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, राइट। क्योंकि परमानेंट मेंबर जो है वो अपने खिलाफ में कोई भी मुद्दा आता है तो उसको टप से रोक देते हैं कि हाँ भाई हम तो वीटो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अभी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है कि रिफॉर्म्स लाए जाएं इसमें, सारी चीजें। अब थोड़ा सा एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, क्यों जी, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की अगर हम बात करें, नॉन परमानेंट मेंबर्स, 1 सेकेंड में ब्रश ले लूं, नॉन परमानेंट मेंबर्स,
उनकी अगर बात करें तो उनका भी डिवीजन कर रखा है। जैसे कि अफ्रीका के लिए दिया हुआ है कि अफ्रीका से 3 कंट्रीज होंगे, राइट। इसके अलावा एशिया को दे रखा है कि एशिया से 2 कंट्रीज होंगे, ठीक है, नॉन परमानेंट में, ठीक है, वो इलेक्शन के बाद में डिसाइड हो जाएगा। इसके अलावा लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका और ये जो कंट्रीज आ गए आपके, इनकी बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, वहां से भी 2। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप, और अदर्स की बात करें तो वहां से है आपके 2। और फिर लास्ट में बच गए ईस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप की बात करें तो वहां से आपको मिल जाएगा 1। तो टोटल फिगर आप देख लो 3 2 5 5 5 10, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना है। अब यूएनएससी के बारे में थोड़ा डिटेल में और पॉइंटर्स हम नोट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब एग्जिस्टेंस में आया? 1945 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर था उसके तहत 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स का प्रोविजन रखा गया था, प्रिंसिपल ऑर्गन्स का, ठीक है, जिनमें हम नेक्स्ट आपकी यूएनजीए के बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या रखा गया, पर्पस क्या था कि भाई आपको इंटरनेशनल पीस बनाए रखनी है, इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा रिफॉर्म्स की बात लगातार होती रहती है। अब रिफॉर्म्स की बात क्यों आती है? मैंने बताया कि ये 5 कंट्रीज अपनी मनमानी करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि चलो कुछ चेंजेस लाए जाएं, उसकी डिमांड होती है। रिफॉर्म्स की बात जो जब भी आती है तो उसमें इंडिया आपको हमेशा आगे अपना रोल प्ले करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है, इंडिया के साथ में बाकी 3 कंट्रीज मिलकर G4 बनाते हैं, जिसमें आपका इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, इसके अलावा जापान हो गया और एक जर्मनी। ये चारों कंट्रीज मिलकर के लगातार डिमांड करते रहते हैं कि भाई ग्लोबल ऑर्डर बदल चुका है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्यों यहां पर अभी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला ऑर्डर ही चल रहा है? कहां पर? यूके, फ्रांस, इनकी अगर पोजीशनिंग देखें तो इतना स्ट्रांग थोड़े ना है। रशिया की बात करें तो मिलिट्रीली है पर इकोनॉमिकली क्या है? तो इस वजह से रिफॉर्म्स की डिमांड आती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो आती है वो आती है कि वीटो का मिसयूज किया जाता है इन परमानेंट 5 मेंबर्स की तरफ से। अच्छा, रिफॉर्म की डिमांड जो आती है वो क्या है? वो कही जाती है कि जी ज्यादा भी नहीं तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं उस फिगर को तो आप बढ़ाओ 14 या 15 तक, इस फिगर को तो यहां तक लेके जाओ। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा करके लेके जाओ आप 11। समझ गए? 11 के अंदर जो आपने एडिशन किया +6 का, वो आप रीजनली प्रॉपर बैलेंस में डिवीजन करो, उसका रीजनल डिवीजन करो, जिससे कि बैलेंस क्रिएट हो सके अगर हम ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात करें। तो कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में डिमांड आती रहती है। और वैसे देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला मैप निकाला है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और फ्रांस। अमेरिका ये रहा यहां पर, राइट, ये रहा आपका यूके, ये रहा फ्रांस। ये तो देखो 1945 से ही लगातार मेंबर है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जब टाइम बीतता है तो आप देखो कि शुरुआत के 26 साल तक आज जहां चाइना अपनी पोजीशन लेकर के बैठा है, वहां पर जो ताइवान वाला रिजीम है ना, ताइवान वाला रिजीम, वो बैठा करता था। पर होता क्या है कि ताइवान को रिप्लेस करवा करके और जो डेमोक्रेटिक ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसको मेन चाइना बोलते हैं, वो फिर वहां पर मेंबर बन गया। तो 26 साल तक तो ताइवान वाली जो गवर्नमेंट है ना वो मोरलेस रिप्रेजेंटेशन लेके चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर बाद में रिप्लेसमेंट कर दिया गया जो कम्युनिस्ट चाइना उसके द्वारा। इसके अलावा सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो है वो 46 ईयर्स तक मेंबर रहा, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। लेकिन क्या होता है कि 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स करता है, तो उसको आप देखते हो कि रशिया जो है वो फिर बाद में कंटिन्यू करता है, ये आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बाद में एग्जिस्टेंस में आए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहां पर यूगुस नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सोवियत यूनियन, ठीक है, यूएसएसआर, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट ही करूंगा, यूएसएसआर, इसके अलावा यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, ईस्टर्न जर्मनी और यूएआर, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, ये मिलकर के ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कभी यूएनएससी के मेंबर हुआ करते थे लेकिन आज ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप देख सकते हो। बाकी और चीजें आप इस मैप को अच्छे से देख लेना, कवर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में।
देखो यूएनजीए में क्या है कि वहां पर डिबेट चल रहा था और ये डिबेट आया मेजरली कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर है इसमें थोड़े चेंजेस करने की जरूरत है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ में जो भी गलत तरीके से यूज करता है उसके लिए कहीं ना कहीं पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए, बट अगेन वही बात, इग्नोरेंस का सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा नैरो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। आज भी यूएन की कंपोजिशन देखें तो 1945 की जो प्रोजेक्शंस थी या फिर जो रियलिटी थी उसी को कंटिन्यू करने में लगा हुआ है, तो वो ठीक नहीं है। और साथ में कॉपरेशन जो आना चाहिए उसको रोकने का काम कर रहा है यूएन, जबकि ये स्टैब्लिश किया गया था कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूएन में सबसे बड़ी अगर गैदरिंग होती है तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की होती है, और वो भी हर साल सितंबर मंथ में होती है। ठीक है, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको बोलते हैं हिंदी में ना। इसकी मेंबर्स की बात करें तो इसमें 193 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर इसकी थोड़ी और डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश करें तो देखो यूएनजीए के हिसाब से एक तो इसकी लोकेशन की बात हमें याद रख लेनी है। शुरू से ही क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की लोकेशन न्यूयॉर्क रही है? आंसर इज नो। शुरुआत में तो अलग अलग जगह पे इसका एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट चलता रहा, लेकिन परमानेंट कुर्सी 1951 में फाइनलाइज हुई। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। इसके अलावा जैसे जैसे इंडिपेंडेंस होती चली जा रही है, अब सीधी बात है नए नए देश इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस के चलते जो मेंबरशिप है, ठीक है, जो मेंबरशिप है वो भी विद द टाइम इंक्रीज होती चली जा रही है। ये हमें ध्यान रखना है। अभी 193 है, और भी बढ़ सकते हैं, डिपेंड करते हैं कोई नए कंट्री क्रिएट हो जाए, है ना। फिर बात आती है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या शुरू से ही मतलब 1945 से काम कर रही है? तो उसके पहले कुछ था क्या? देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम पर स्टैब्लिश करने की बात आई थी। क्या स्टैब्लिश हुई थी? लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, अब इस लीग ऑफ नेशन के फेल होने के चलते हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड आया, तब जाकर के यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ और उसमें जनरल असेंबली का रोल आया। शुरुआत की अगर बात करें तो 51 कंट्रीज ने मिलकर के 51 कंट्रीज ने मिलकर के और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को स्टैब्लिश किया, जिसको यूएन की स्टैब्लिशमेंट के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। फिर मेंबरशिप विद द टाइम एक्सपेंड होती चली गई। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें प्रेसिडेंसी जो होती है ना यूएनएससी की, प्रेसिडेंसी, उसकी अगर बात करें तो वो रोटेट करती है एन्युअली, है ना। एक तरीके से कोई भी अगर प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बन जाता है तो वो परमानेंट नहीं है ना। तो यहां पर रोटेशन का पूरा मैकेनिज्म रहता है, और इसमें मेजरली ध्यान दिया जाता है 5 ज्योग्राफिक रीजन्स पे। वो ज्योग्राफिक रीजन कौन से हैं? जो यूएनएससी के हमने रीजन्स की बात की थी, इन 5 रीजन्स में, इनमें से देखा जाता है कि हाँ भाई कोई भी रह ना जाए कैसे भी करके। ठीक है, मेजरली अगर देखें इसमें तो आप देख सकते हो अफ्रीका आ गया, एशिया आ गया, ईस्टर्न यूरोप आ गया, लैटिन अमेरिका आ गया, कैरेबियन, लैटिन अमेरिका के साथ में कैरेबियंस भी आ गया, अदर्स का मतलब कैरेबियन कंट्रीज आ गए, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स आ गए। तो इनमें फिर घूमती रहती है जो आपकी प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ज्यादातर डिसीजंस तो यहां पर अगर मेजोरिटी की बात करें, मानो कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स का अभी इलेक्शन हुआ मानो, तो ये इलेक्शन कहां से हुआ है? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और इलेक्शन में वोटिंग के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? ज्यादा भी नहीं, तो जितने मेंबर्स उनका 2/3 मेजोरिटी आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहां पर इलेक्ट होके जाते हो। इसके अलावा इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उससे रिलेटेड इलेक्शंस हो तो भी 2/3 मेजोरिटी जनरल असेंबली की जरूरत होती है ना। पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, उनको टैकल करने का काम भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। ठीक है, और वैसे इसके अंडर में फिर सब कमिटीज और ये अलग इंस्टीट्यूशन है वो भी काम करते हैं। तो यूएन की इन दोनों बॉडीज को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ये आपको खुद से कमिटमेंट कर लेना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट जो है मुद्दा, दैट इज एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए। उसने क्या किया है कि ईरान को एक तरीके से आड़े हाथों लिया था कि भाई ईरान जो है वो जो इंटरनेशनली न्यूक्लियर गाइडलाइंस एक्सेप्टेड की हुई है ना, उनको वायलेट कर रहा है। ठीक है, और पर्टिकुलरली हम लोकेशन की बात करें तो फोर्दो एक पर्टिकुलर गांव है जहां पर हिल स्टेशंस, हिल्स के नीचे ईरान ने अपनी न्यूक फैसिलिटीज डेवलप कर रखी है। और इस बात को लेकर के जैसे ही आईएईए ने अपनी तरफ से ईरान को लताड़ लगाई, तो होता क्या है
कि वहां पर ही फिर बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाइटर जेट जाते हैं और अटैक कर देते हैं। आप यहां पर अच्छे से इस पर्टिकुलर एरिया को देख सकते हो। यह है आपका फोर्दो वाला एरिया, ठीक है। और ये तेहरान, तेहरान से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ, और नेतांज, ये ऐसे एरियाज है जहां पर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रखी है, और यूएसए के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने इन पे यहां पर अटैक किया था, ठीक है ना। तो आईएईए ने ईरान को कहा कि भाई आप गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो क्यों नहीं करते हो, तो उसके चलते ही कहीं ना कहीं न्यूज में आ गई। अब आईएईए की बात करें तो ये हमें थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत है कि ये इंस्टीट्यूशन काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज, आईएईए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रॉपर पीसफुल मैनर में प्रमोशन मिले, कहीं पर भी इसका मिलिट्री यूज नहीं होना चाहिए, अवॉइड करता है, और साथ में न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को भी अवॉइड करने की बात करता है। स्थापना 1957 में हुई और स्थापना के टाइम पे इसको बोला गया था एटम्स फॉर पीस, और इसी के चलते फिर इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रमोशन किया गया था न्यूक एनर्जी का, जिसके चलते एनर्जी नीड्स भी पूरी हुई, एनर्जी का बास्केट है वो डाइवर्सिफाई भी हुआ, बट वो भी पीसफुली। तो 2005 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दे दिया गया। यूएनजीए और यूएनएससी दोनों को ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई किस तरीके से कहां पर मैकेनिज्म चल रहा है अगर न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए। अभी तक 178 मेंबर्स है, ध्यान रखें इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, ये हमें जरूर ध्यान रख लेना है। अब होता क्या है कि ईरान वाला जो मामला है ना, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा हाईलाइट करा देता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और उसी के चलते फिर इनको लताड़ भी पड़ी थी ईरान को आईएईए की तरफ से, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आईएईए के बारे में भी ध्यान रख लेना है। फिर चलते हैं हम एससीओ की 2025 की मीटिंग को लेकर के। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही, क्योंकि इसके पहले इंडिया चाइना रिलेशंस, अगर हम इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें, इस समिट से पहले बहुत ही लो थे, लेकिन इस समिट से पहले ही कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिनके चलते जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, उसके बाद में जो इंडिया चाइना रिलेशंस में तल्खियां आई थी वो रिकवर होती हुई दिखाई दी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, पहले तो क्या होता है कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, चाइना, चाइना भी चेयर है, आई मीन चेयर था एससीओ का, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के दौरान आप देखोगे कि एक तरफ तो पहलगाम पर जो अटैक हुआ था वो, और एक तरफ जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की है उसका मामला, क्योंकि टेररिज्म से रिलेटेड भी मामले यहां पर डिस्कस हुआ करते हैं। तो होता क्या है कि जाफर एक्सप्रेस वाले मामले को तो मेंशन कर दिया गया, जो फाइनल जो डिक्लेरेशन आना था, फाइनल जो डॉक्यूमेंट रिलीज होना था, लेकिन पहलगाम वाले मामले को इंक्लूड नहीं किया। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने फिर फाइनली कह दिया कि आप इस तरीके से दोगले स्टैंडर्ड्स लेकर के कैसे चल सकते हो, और एक तरीके से हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपका साथ दें फिर मामलों में। तो वो टाइम था जब रिलेशनशिप बहुत बिगड़े हुए थे इंडिया और चाइना के। लेकिन जैसे ही ये समिट आती है, ठीक है, 25th मीटिंग की, इस पर्टिकुलर समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जाते हैं चाइना, और चाइना की इस मीटिंग को एक अलग ही एंगल मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, एक तरीके से चाइना की कोस्टल सिटी है क्वांगडो, है ना, वहां पर हुई थी, और वहीं पर ये जो टॉप लीडर्स की समिट हुई थी, इस समिट को होस्ट किया था चाइना ने, और लोकेशन थी तियानजिन। वहां पर आप देखोगे कि इस रिलेशनशिप ने पूरी चीजों को साइडलाइन कर दिया। अब फिर क्या क्या आउटकम्स रहे उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तो क्या है कि यहां पर जो बातचीत हुई थी उनमें, अगर हम आउटकम्स पे जाएं कि क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया गया, एक तो काउंटर टेररिज्म पे बातचीत तो हमेशा होती ही है, क्योंकि आपको यह ध्यान रख लेना है कि एससीओ जो है ना, एससीओ के अंडर में एक इंस्टीट्यूशन काम करता है, दैट इज रेड्स। वो एंटी टेररिज्म के लिए ही काम करता है, जिसकी हेडक्वार्टर की लोकेशन अगर देखें तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर टेररिज्म का मैकेनिज्म तो हमेशा हाईलाइटेड रहता ही है एससीओ की मीटिंग में। इसके अलावा मेंबरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के टाइम पर एससीओ में अगर हम मेंबर्स की बात करें, 10 तो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लस में 17 पार्टनर कंट्रीज हैं, और ये जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें एक इंडिया भी है, ठीक है। और पार्टनर कंट्रीज में लेटेस्ट की जो एंट्री हुई है दैट इज लाओस, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आउटकम यहां पर देखने को मिला कि ग्लोबल गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, और उसमें एक थीम या विजन डिसाइड किया गया, दैट इज वन अर्थ। ये पूछा जा सकता है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर,
ये थीम रिसेंटली किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया? तो सीधा आपका आंसर एससीओ चला जाना चाहिए। और मैप में आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये तो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो ब्लू वाले हैं ये सारे के सारे मेंबर्स हैं, और ये वाले जो पिंक वाले हैं दीज ऑल आर पार्टनर्स। ये हमें थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एससीओ जो काम करता है उसमें वो प्रिंसिपल फॉलो किया करते हैं एक तरीके से यूएन वाले प्रिंसिपल, यूएन के यूएन्स आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स यहां पर फॉलो किए जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब एससीओ के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो एक तो मैं बता दूं स्टैब्लिश कब हुआ। एससीओ की स्टैब्लिशमेंट हो गई थी 2001 में, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में फिर एग्रीमेंट फाइनलाइज होकर के कहते हैं ना कि पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार होना जिसको चार्टर बोलते हैं, उसका प्रोसेस है ना। आप देखोगे कि 2002 में चार्टर साइन हो गया था, लेकिन एनफोर्समेंट में कब आया? 2002 में तो इसकी तैयारी हो गई थी, रेडी हो गया था, मोटा मोटा साइन हो गया था ये, लेकिन साइन होने के बाद में चीजें लागू होने में भी तो टाइम लगता है ना। तो वो 2003 में फिर फोर्स में आ गया, ठीक है, एससीओ का चार्टर। गोल क्या है मैंने बताया कि टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को इनको रोकना, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सपोर्ट देना एक दूसरे को जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नोटिस करें तो एससीओ में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है दैट इज काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, जिसमें हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। अभी अगर लेटेस्ट बात करें, बाकी प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे वहां पर जाते हैं। वैसे हेड ऑफ द स्टेट आप जानते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बट वहां पर जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही किया जाता है, पर करता कौन है वो डिसीजन वो हमें पता है। तो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ये इसकी सुप्रीम बॉडी है, ये हमें ध्यान रख लेना है। दूसरा, इसके अंडर में एक परमानेंट बॉडी भी काम करती है। परमानेंट बॉडीज की अगर बात करें, परमानेंट जो है वो उनमें आ जाती है एक तो सेक्रेटरीट। सीधी बात है कि कोई भी काम करने के लिए पॉलिटिशियन काम थोड़े ना करेंगे, वहां पर परमानेंट डिप्लॉयमेंट होता है पर्सनल्स का, वो काम करते हैं। और रेड्स का हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, जिसका ऑफिस ताशकंद में है। याद रखने वाली बात एक और है कि इसकी ऑफिशियल अगर लैंग्वेज आपसे कोई पूछे कि भाई जी ये एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हमें ध्यान रख लेना है रशियन एंड चाइनीज, क्योंकि इंडिया तो बाद में एंटर हुआ है जब पाकिस्तान की भी एंट्री होगी, है ना। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये बीजिंग में लोकेटेड है, बीजिंग चाइना में। और इसी के नाम के चलते ही आप क्या देखते हो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। ये चाइना का मेन एक तरीके से तुरपका था, या कहे एक चाल थी कि कैसे भी करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपनी पकड़ बनाई जा सके। मेन टारगेट तो ये था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपनी पकड़ बनाना इसका टारगेट था, जिसके चलते इसकी लॉन्चिंग हुई। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी के बारे में, दैट इज कॉड। देखो जी, पिछले साल तक या फिर मैं कहूं फैब 2 से पहले की बात करें तो फैब 2026 से पहले प्रायर ये कॉड मोर और लेस खत्म सा माना गया था। लेकिन अब क्या है कि जिस तरीके से इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है ना, तो इसको एक बार फिर से सांस मिल गई। ठीक, मिनिस्ट्रियल लेवल पे तो मीटिंग हुई थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, एस जयशंकर जी, वो वॉशिंगटन गए थे, वहां पर बातचीत भी हुई। लेकिन क्या लीडर्स वाली मीटिंग हुई? नहीं। लेकिन अब बात चल रही है कि कॉड की मीटिंग जल्द से जल्द होने वाली है। सबसे पहली चीज, कॉड में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो ध्यान रखना है यहां पर 4 कंट्रीज मेजरली हैं, जिनमें यूएसए, एक आपका इंडिया, एक आपका जापान, और एक बच गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों के चारों इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड डेमोक्रेसीज हैं। ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक फीचर हमें देखने को मिलता है, डेमोक्रेसीज हैं ये सारी की सारी, ठीक है। अब कॉड की जर्नी है ना, बड़ी कहते ना कि रोलर कोस्टर वाली रही है कि 2004 में जब इंडियन ओशियन में हमारे यहां पर आपको पता है ना सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, तो सुनामी के टाइम पर चारों कंट्रीज ने मिलकर काम किया। लेकिन क्या होता है कि वहां पर चाइना ने ऑब्जेक्शन दे दिया। चाइना ने कह दिया कि भाई तुम लोग चारों एक साथ कैसे आ रहे हो, ठीक है। उसके चलते फिर क्या होता है, चाइना की जो एक ऑब्जेक्शन वाली नीति रही उसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा बैकफिट कर लिया अपने आप को, ठीक है। और इंडिया भी थोड़ा सा खुल के नहीं आ रहा था अगर हम अलायंस की या ग्रुपिंग की बात करें, क्योंकि यहां पर चाइना को लगने लग गया था कि मेजर टारगेट कॉड का मैं ही हूं, और एक्चुअल में ये फैक्ट भी है जी,
ठीक है, तो हुआ क्या कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया, इंडिया ने थोड़ा सा पीछे रखा खुद को, और देखा जाए तो ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो पाई चीजें। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज थी, वो कंटिन्यू रही, जो 2007 से लेकर अभी तक भी चल रही है, जिसको हम मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें इंडिया और यूएस की नेवीज पार्टिसिपेट करती आई हैं, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज में जापान और ऑस्ट्रेलिया की एंट्री होते ही ये एक अपने आप में कॉर्ड का एक कहता है ना आउटफिट टाइप दिखने लग गया, ठीक है ना। पर इसकी जो असली जो एक पुश है वो कब होती है, जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, और उन्होंने आकर के फिर बाद में आप देखोगे कि सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में अपनी बातें रखनी शुरू कर दी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बोला एक्सपेंड करेंगे, चाइना को हमें कैसे भी करके हटाना है, और रीजनल जो पॉलिसीज हैं उनको हमें एक तरीके से फॉर्मुलेट करना है। अल्टीमेटली चाइना अपनी डोमिनेंस ना बना पाए, ये इस ग्रुप की टारगेटिंग यूएसए की तरफ से आई। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 2007 में इस ग्रुप को बनाने का आइडिया, अब ये ग्रुप शुरुआत तो 2004 की जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसको फाइट करने से अपनी ओरिजिन को कंसिडर करता है, लेकिन एक होता है ना कि किसने कहा कि ये ग्रुप बन जाना चाहिए, तो 2007 में शिंजो अबे जो जापान के पीएम थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मिलकर के एक ग्रुप ही बना ले। तो ये एक तरीके से इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे अलायंस क्रिएट हुआ। इनफॉर्मल क्यों, इसके लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कई चीजें ऐसी है जहां पर मोरलेस एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि मिलिट्री वाला एंगेजमेंट है। बाकी आप देखो ओशियन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी कोई चैलेंज आए तो एक मैरीटाइम रूल कहता है ना कि एक ग्लोबल ऑर्डर प्रॉपरली सेटल करना, ये टारगेट है ना। तो पर्पस की अगर बात की जाए तो आपको आंख मीच करके याद रख लेना है कि कैसे भी करके ओपन, स्टेबल, इंक्लूसिव और ये सारी चीजें किसके ऊपर फोकस है, इंडो पैसिफिक रीजन में, कि यहां पर कैसे भी करके कोई अगर दादागिरी चलाए तो उनको रोका जाए, ठीक है। इसके अलावा विजन जो है वो 2023 में आया, इतने सालों के बाद, मतलब 2017 में रिवाइवल मिला, फिर उसके बाद में फाइनल एक होता है ना कि हम लॉन्ग टर्म में क्या सोच के चलते हैं, वो आता है 2023 में, बोला गया एंड्यूरिंग पार्टनर्स फॉर द इंडो पैसिफिक, एंड्यूरिंग पार्टनर फॉर द इंडो पैसिफिक, ठीक है। ये यहां पर फाइनलाइज कर दिया गया। अब यहां पर क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल मिनरल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर हेल्थ सिक्योरिटी, इनके ऊपर बातचीत होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम इस ग्रुप के ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें, ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का ज्यादा भी नहीं तो 24% इन कंट्रीज के अंदर है। नंबर 2, जीडीपी जो है वर्ल्ड की उसका ज्यादा भी नहीं तो 35% है इनके पास में। ये चारों कंट्रीज मिलकर के ग्लोबल ट्रेड की अगर बात आए तो उसे ट्रेड में ज्यादा भी नहीं 18% कंट्रीब्यूशन इन चारों कंट्रीज का आता है। 2021 का ये डेटा है, बट इसको आप 2024 तक लेके अभी इस फिगर को देख सकते हो, तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो होता क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज है ना, ये और दूसरी तरफ है कॉड, इनके बीच में बड़ा एक इक्वेशन बनता रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कॉड में भी इंडिया है और ब्रिक्स में भी इंडिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंडिया कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए, तो हम पार्टिसिपेशन सबके साथ करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ब्रिक्स की अगर बात आए तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको ध्यान होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसका पूरा एक जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, देखो इसकी एवोल्यूशन की अगर बात करें तो जब नोटिस करें हम 2000s में आते आते गोल्डमैन सैच एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, गोल्डमैन सैच के चीफ इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील, ठीक है, उनके द्वारा यह कहा गया कि वर्ल्ड में 4 इकोनॉमीज ऐसी हैं जो कि बहुत सुपर ग्रो करने वाली आने वाले समय में, जिनका नाम उन्होंने दिया ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और फिर उसके बाद में उसको एक्सपेंड करते हुए ये बात बोली थी इन्होंने 2000, आप देखोगे 2001 के लगभग, ठीक है। लेकिन विद द टाइम ये देखा गया कि साउथ अफ्रीका भी एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये जो ब्रिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से एक आइडिया बेस्ड आता है, ठीक है। आज आप देखो कि ये वो कंट्रीज हैं जो लगातार यूएसए और वेस्ट का जो कुछ भी पकड़ है, वेस्टर्न जो डोमिनेंस है ना, उसको चैलेंज करने का काम करते हैं कि कैसे भी करके उनकी डोमिनेंस को हम रिड्यूस कर सकें। और सही मायने में देखें
तो जो एक इफेक्टिव एंगेजमेंट इन कंट्रीज के बीच में हुआ, तो उसकी शुरुआत होती है 2009 में, जब ब्रिक कंट्रीज ने पहली मीटिंग की थी रशिया के येकेतेरिनबर्ग में। येकेतेरिनबर्ग में जो है वो रशिया के फर्स्ट मीटिंग हुई थी और उसमें पार्टिसिपेट किया था ब्रिक। ब्रिक का मतलब ब्रिक्स माइनस साउथ अफ्रीका। फिर 2010 में क्या होता है, 2010 में ये जो डेफिनेशन है प्लस साउथ अफ्रीका वाली, ये आ जाती है और इसमें फिर साउथ अफ्रीका भी एंट्री कर लेता है। ठीक है, चलो जी, प्लस साउथ अफ्रीका हो गया। अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका फिर ब्रिक्स की फर्स्ट समिट होती है, ब्रिक्स की फर्स्ट समिट होती है 2011 में, उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ब्रिक्स की अगर फर्स्ट समिट देखे ना, तो वो किसने होस्ट किया भाई? चाइना। ब्रिक्स कहां बना? चाइना के अंदर। और फिर उसके बाद में लगातार मीटिंग दर मीटिंग होती रही और उसमें नए डेवलपमेंट्स हमने देखे। अब थोड़ा सा और ब्रिक्स के बारे में अगर हम और इंफॉर्मेशन लें, तो देखो 2014 में ब्राजील के फोर्ट लेजा, ठीक है ना, फोर्ट लेजा में ब्रिक्स की मीटिंग होती है और वहां पर एक बहुत बड़ा कदम लिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसका टारगेट था कि जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका नाम आप जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो उनके अंदर क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस है, तो उनको कैसे चैलेंज किया जाए, ये मेन टारगेट यहां पर इन्होंने बना लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में रशिया में 2015 की जो मीटिंग होती है यूफा में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होती है, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान अगर देखें तो ग्लोबल गवर्नेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, मतलब इस ब्रिक्स को थोड़ा सा एक्सपेंशन देते हुए ग्लोबल रेलेवेंस देने की बात की गई। और उसमें फिर बात करते हैं आगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक डेवलपमेंट हम देख सकते हैं ना ब्रिक्स में, तो वो हुआ 16th जो समिट हुई, 16वीं समिट। ठीक है, उस 16th समिट में अभी तक तो क्या थे, 5 मेंबर कंट्रीज ही लगातार कर रहे थे ब्रिक्स के ब्रिक्स, लेकिन 16वीं समिट जैसे ही होती है तो उस समिट में नए मेंबर्स को भी इंडक्ट कर लिया जाता है। और वो नए मेंबर्स की अगर बात करें तो उनमें आप देखोगे कि इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया में डाल रहा हूं, इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री हो गया, इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री हो गया, फिर आपका आ जाता है ईरान, ये आपका वेस्ट एशियन कंट्री हो गया, और यूएई, इनकी भी एंट्री हो गई। तो टोटल 5 और 4 9। अर्जेंटीना ने भी विश अपनी शो की थी लेकिन विड्रॉ कर लिया। लेकिन आप देखो कि अब ये ब्रिक्स प्लस के नाम से अब इसको एक तरीके से जानना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखते हो, अच्छा ये हुई कब थी 16वीं समिट? ये देखो रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई थी 2024 में, 2024, और ये ऑर्गेनाइज हुई थी रशिया में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट के तौर पे कंसीडर किया जाता है, जहां पर मेंबरशिप एक्सपेंड हुई ब्रिक्स की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज एसोसिएटेड विद इजराइल का जो ये वॉर चल रहा है गाजा वाला, इसको लेकर के आईमैक के फ्यूचर पे डाउट उठाए गए थे। कैसे? क्योंकि आप एक बार मैप देखो इसका, कि आईमैक का जो आइडिया है वो स्टार्ट हुआ था G20 की जो 2023 की समिट इंडिया ने होस्ट की थी। तो उस टाइम पर यह प्लान हुआ था कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर क्रिएट किया जाए, जिससे कि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। तो ऐसे में हमारे मुंबई से यूएई के जबल अली तक, और यूएई का दूसरा एंड आ गया इधर की तरफ, यहां अबू धाबी में अल गुआइफत, वहां तक ये कनेक्टिविटी दे दी। फिर सऊदी अरब से होते हुए हरदा, रियाद, और फिर जॉर्डन क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली यह सऊदी अरब का एंड पॉइंट आ गया इधर वेस्ट की तरफ, अल हदी था। फिर उसके बाद में हाइफा आपका इजराइल वाला रीजन आ गया, वहां तक कनेक्टिविटी देकर के, और फिर आगे हम चले। फिर उसके बाद में मेडिटेरेनियन सी, और वहां पर फिर ग्रीस तक आपकी कनेक्टिविटी हो जाए। तो इसका मतलब ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पे ये तैयार किया गया था आईमैक, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, आई मीक भी बोल दिया जाता है। लेकिन इसका मेन टारगेट ये था कैसे भी करके ट्रांसपोर्टेशन को, इनको हम अच्छे से कनेक्टिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि यहां पर ये जो हाइफा पोर्ट और ये जो गाजा स्ट्रिप वाला पूरा मामला है, इसके चलते ये एक बार धक्के में चला गया। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि एक बार फिर से रिवाइवल का स्कोप दिख रहा है, शांति स्थापित करने के एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक तरीके का ध्यान रख लेना है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास में अलग अलग तरीके से कनेक्टिविटी आ रही है, जिसमें पोर्ट्स की बात भी हम कर रहे हैं, रेलवेज की बात भी हम करते हैं, राइट, रेलवेज का भी है, रोड का भी है,
सीज का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया अरेबियन पेनिनसुला और मेडिटेरेनियन सी तक जाता हुआ, इसको दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो कॉरिडोर्स में। इसको आप यूं डिवाइड करो, ईस्टर्न पार्ट तो हो गया मिडिल ईस्ट और इंडिया, और वेस्टर्न पार्ट हो गया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ये थोड़ा सा इसके बारे में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये सारी चीजें क्यों हुई, देखो इसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है कि चाइना जिस तरीके से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बेसिस पे दुनिया में अपनी एक कनेक्टिविटी इंश्योर करता है, तो क्यों ना उसका एक ऑल्टरनेट क्रिएट किया जाए कोलैबोरेटिवली। तो ऑल्टरनेट के तौर पे ये आईमैक का कॉन्सेप्ट सुझाया गया था, इस पे काम करने की बातचीत हुई, ठीक है। और कहां कहां से कैसे कनेक्टिविटी आती है वो आप इस पर्टिकुलर मैप से देख ही सकते हैं, आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट समिट से जो इंडिया ने होस्ट किया, वर्ल्ड फूड इंडिया। ये सितंबर 2025 में हमने होस्ट किया, और इसका ऑर्गेनाइज जो किया था इवेंट, वो किया भारत मंडपम में, जहां पर हमारे बहुत बड़े इवेंट्स हुआ करते हैं इन दिनों, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो इस मीटिंग के दौरान ज्यादा भी नहीं तो 1 लाख करोड़ के लगभग के एमओयू साइन हुए हैं इंडिया को एक तरीके से ग्लोबल फूड हब बनाने के लिए। देखो हमारे पास में अगर देखें तो फार्मर्स से लेकर के जो फूड का कॉन्सेप्ट है, या फिर कहें कि फार्म टू फॉक, ठीक है, फार्म टू फॉक का जो कॉन्सेप्ट है कि खेत से टेबल तक, खाने की टेबल तक हम हमारी जो इंटीग्रिटी है उसको हम और इंप्रूव करें, उसके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। सवाल यह है कि वर्ल्ड फूड इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कैसे ये चलता है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसके द्वारा इसको रन कराया जाता है। और इसकी शुरुआत हो गई थी, स्टार्ट कब हुआ भाई, 2017 में इसका फर्स्ट इवेंट, फिर उसके बाद में 2023 में सेकंड, और 2024 में, मतलब यूं मानो 2023 से लेकर के 2025 तक ये टोटल 3 इवेंट और हो गए। तो इसका मतलब 2025 वाला कौन सा था, फोर्थ इवेंट। तो फर्स्ट हमारा कब हुआ, 2017 में, फिर 2023 में आपका सेकंड, 2024 में आपका थर्ड, और 2025 में आपका फोर्थ। इसमें मेन टारगेट क्या है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड बास्केट, इंडिया को हमें क्या बनाना है जी, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें मेन टारगेट लेकर के चलना है, तब जाकर के हम चीजें अचीव कर पाएंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें फाइनलाइज हुई, एक तो न्यू बिजनेसेस और इनको स्टैब्लिश करने की बात हुई, इंडिया और वर्ल्ड के जो जितने भी इन्वेस्टर्स उनको इनवाइट किया गया था, तभी तो एमओयू साइन हुए। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के साथ में एंगेज करना, सप्लाई चेन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, एक लीड रोल प्ले करना ग्लोबल फूड चेन सप्लाई की बात करें तो, है ना। इसके अलावा इंडिया का रिच फूड कल्चर है हमारे पास में, अलग अलग एरिया में, वही बात विविधता में एकता वाली बात, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और 5 इंपॉर्टेंट कोर पिलर रहे फोकस के, याद रख लेना भाई, पूछा जा सकता है। एक तो सस्टेनेबिलिटी एंड नेट जीरो फूड प्रोसेसिंग, कैसे भी करके क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए हम हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। एक आपका प्रोसेस्ड फूड फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, खाना बने, प्रोसेस्ड बने, लेकिन हेल्दी रहे, ऐसा नहीं कंज्यूम करने के बाद प्रॉब्लम आए। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में हम लीड रोल प्ले करना चाहते हैं, और जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें भी अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, ग्लोबल फूड हब के तौर पे डेवलप करना, और लाइफ स्टॉक और मैरीटाइम प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान देना, जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी को एक अच्छा पुश दे सकें। फिर हम बात कर लेते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट समिट, दैट इज एसोसिएटेड विद द G20। देखो G20 की मीटिंग होस्ट 2025 में किसने की थी, साउथ अफ्रीका ने। ये एक तो हमें ये याद रख लेना है, साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, है ना। पर्टिकुलर कहां पे, जोहानिसबर्ग, वहां की सिटी है, वहां पर। अब देखो G20 की भी बात अगर करें तो अगेन मैंने G7 का नाम हमने शुरुआत में पढ़ा, तो शुरुआत कहां से होती है, जब कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं ना, तब तब आपको नई ग्रुप की इमरजेंस दिखाई पड़ेगी। तो बेसिकली G20 का भी आइडिया ऐसे ही आया था, जब 1998 में जो एशियन टाइगर्स थे, एशियन टाइगर्स की अगर बात करें तो आप क्या देखते हो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, उनमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। तो उसके चलते फिर बाद में एक एफर्ट लिया गया कि G7 कंट्रीज हैं वो तो केवल और केवल डेवलप्ड इकोनॉमीज है, लेकिन ग्रोथ तो अभी डेवलपिंग इकोनॉमीज भी करने लग गई, तो क्यों ना
इसको एक्सपेंड करके अब डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी साथ में लिया जाए। तभी तो आप देखोगे 1998 के बाद में G7 G8 भी बन गया था, याद हो तो आपको, है ना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को समझ में आने लग गया था कि भाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुल मिलाकर के अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया आपका G20 में। अब देखो शुरू में तो फाइनेंस कोर इनको लेकर के ही बात होती थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर हमारे जो बैंकों के गवर्नर है, जैसे मान लो गवर्नर ऑफ आरबीआई है, उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। लेकिन क्या होता है कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आते हैं, सब प्राइम क्राइसिस आ गए, और उन क्राइसिस के बाद में अब G20 की मीटिंग को और ज्यादा रेलेवेंस मिलने लग गई। अब मीटिंग्स होने लग गई लीडरशिप लेवल पे, तब से अभी तक लीडरशिप की मीटिंग होने लग गई, क्योंकि जब भी डिसीजन की बात आती है, जब भी कोई बड़ा डिसीजन अगर लेना है, तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ले सकते हैं डिसीजन? तो आंसर इज नो। तो ऐसे में लीडरशिप की मीटिंग भी करवानी स्टार्ट कर दी गई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर हम G20 की मेंबर कंट्रीज की बात करें, तो इसमें आपके पास में जो कंट्रीज हैं उनकी अगर लिस्टिंग की बात करें, तो आप अल्फाबेटिकली देखना स्टार्ट करो। अर्जेंटीना आ गया, यहां से मैं थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूं। अर्जेंटीना आ गया, अर्जेंटीना के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद कनाडा, कनाडा के बाद में आपका चाइना आ गया, चाइना के बाद में फ्रांस आ गया, फ्रांस के बाद में आपका जर्मनी आ गया, जर्मनी से फिर इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया देन कम्स द इंडोनेशिया, फिर उसके बाद में इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो जापान ये रहा, इटली ये रहा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया आ गया आपका, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब आ गया, तो मैक्सिको आपका यहां पर चला गया, आपका फिर आ जाता है रशिया, रशिया ये रहा, और सऊदी अरब ये रहा। इसके बाद में आता है साउथ अफ्रीका, टर्की और यूके, साउथ अफ्रीका, ये आ गया टर्की, और ये आ गया यूके, फिर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ में यूरोपियन यूनियन का पार्टिसिपेशन। तो कुल मिलाकर के 19 तो मेन लीडिंग इकोनॉमीज हो गई, और एक यूरोपियन यूनियन का पार्टिसिपेशन हो गया, तो G20 हो गया। और अब क्या है कि 2023 में जब इंडिया ने होस्ट किया ना G20 का समिट दिल्ली में, तो हमने ग्लोबल साउथ को लीड करते हुए अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बना दिया। ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारी तरफ से हुई। अच्छा, अब फिर बात आती है कि G20 कंट्रीज का ओवरऑल अगर देखें तो रोल क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो सबसे पहली चीज, जीडीपी की बात आए ना, तो ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा हिस्सा अपने हम नाम रखते हैं, 85%। ठीक है, ट्रेड की बात करें, ग्लोबल ट्रेड की, तो ज्यादा भी नहीं तो 75% G20 के अंडर में आ जाता है। तब आप सोचो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्रुप हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जब मीटिंग होती है तो यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ध्यान से देखना कौन कौन आके बैठता है, वर्ल्ड बैंक आकर के बैठेगा, आईएमएफ, ठीक है, ओईसीडी, आसियान, इनके मेंबर्स हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी रहती है, वो ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट करता है, देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेरियो। और इसके अलावा जब G20 की स्ट्रक्चर की बात है, जब हम G20 की स्ट्रक्चर की बात करें, तो ध्यान रख लेना है इसमें दो ट्रैक्स का एक कॉन्सेप्ट चलता है, टू ट्रैक्स का। एक तो ट्रैक हो जाती है आपकी शेरपा, शेरपा का मतलब कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं G20 के अंदर वो, और एक होता है फाइनेंस ट्रैक। ठीक है, फाइनेंस ट्रैक की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो शेरपास जो हैं वो तो क्या करते हैं, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं कि हाँ भाई कैसे मिलकर के हम ओवरऑल काम कर सकते हैं, फिर एजुकेशन हो, एनवायरमेंट, हेल्थ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों पे डिस्कशन होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स का जो पार्टिसिपेशन होता है वो सेकंड ट्रैक में होता है, जिसमें मेजर टारगेट होता है कि कैसे हमें मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना चाहिए जिससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन को हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दे सके। तो ये सारा सिनेरियो हमें समझना था। तो टोटल हमने यहां पर आई गेस 10 के लगभग या 11 के लगभग इंस्टीट्यूशन और समिट्स को कवर करने की कोशिश की, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।